All right, kids, welcome back to the online class. So, in our previous class, we started the topic of limited company. हमने पिछली क्लास में लिमिटेड कंपनी के टॉपिक को स्टार्ट किया, बिजनेस सेल के टॉपिक के बाद लिमिटेड कंपनी और इम्पोर्टेंस बताई लिमिटेड कंपनी की एज पार्ट ऑफ योर सिलेबस। डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट किया, अंडरस्टैंड किया कि सर लिमिटेड कंपनी क्यों बनाई जाती है, वाई लिमिटेड कंपनी, हमने उसके एडवांटेजेस अंडरस्टैंड किए कि सर लिमिटेड कंपनी बनाने से सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि सेपरेट लीगल आइडेंटिटी मिल जाती है, फिर सेपरेट ये लिमिटेड लाइबिलिटी फॉर ओनर्स हो जाती है, ओनर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाती है और बिजनेस को कंटिन्यूटी मिल जाती है। हमने ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के बाद एएफसी की एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल ली थी और अंडरस्टैंड किया था कि अगर एएफसी को लिमिटेड कंपनी बनाना हो, अगर हमें एएफसी को लिमिटेड कंपनी बनाना हो तो सर हमें सबसे पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन साइन करना पड़ेगा। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चार चीज़ें मैंने आप लोगों को लास्ट टाइम बताई थी कि सर कंपनी का नाम बताना पड़ेगा, ब्रांचेस और हेड ऑफिस की डिटेल्स बतानी पड़ेंगी, शेयर्स की डिटेल्स बतानी पड़ेंगी और बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स बताने पड़ेंगे। हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में शेयर की डिटेल्स के रिगार्डिंग, वहीं पे हमने क्लास को रोका था, वहीं से आज क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सर शेयर की डिटेल से रिगार्डिंग मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, शेयर डिटेल्स, जहां पर हम बाकायदा अपने अपनी कंपनी की वैल्यूएशन बताते हैं रजिस्ट्रार को, और रजिस्ट्रार के लिए भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग एलिमेंट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में शेयर की डिटेल्स होती हैं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब एएफसी की डिटेल्स मैंने रजिस्ट्रार को साइन करके या फाइल करके दी, मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब ये रही एएफसी की डिटेल्स, कंपनी का नाम, ब्रांचेस, हेड ऑफिस डिटेल्स, सारी चीजें क्लैरिटी के बाद, सारी चीजें क्लैरिटी के बाद, तो सर रजिस्ट्रार के लिए भी सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज होती है शेयर डिटेल्स, कि यहां जब मैं बताऊंगा रजिस्ट्रार को कि भैया मेरी कंपनी इतने की है, मेरा बिजनेस इतनी वैल्यू का है, तो रजिस्ट्रार कहेगा ये तो आपका हिसाब हुआ, ये तो आपकी वैल्यू हुई है, आप जाएं। अब मैं अपनी टीम के थ्रू पूरा क्रॉस चेक कराऊंगा कि आपकी क्या वैल्यू है। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने रजिस्ट्रार से कहा कि रजिस्ट्रार साहब ये जो एएफसी है इसके 15 ब्रांचेस हैं, हर ब्रांचेस का ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, हर एक ब्रांच के पिछले 4-5 सालों के वो भी अटैच करके दे दिए मैंने उनको। जो जो एसेट्स मेरे पास कंपनी के नाम, बिजनेस के नाम पर हैं या बिजनेस के यूज में हैं, रजिस्ट्रार को वो तमाम एसेट्स की डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज हैंड ओवर कर दी। सारी चीजें बताने के बाद मैंने रजिस्ट्रार से कहा रजिस्ट्रार साहब एएफसी इज वैल्यूड एट 40 करोड़ रुपीस। अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैंने रजिस्ट्रार से कहा रजिस्ट्रार साहब एएफसी इज वैल्यूड एट 40 करोड़ रुपीस। ये तो मेरी वर्किंग हो गई ना, अब रजिस्ट्रार कहेगा आप जाएं, मैं क्रॉस चेक करता हूं नाउ। रजिस्ट्रार अलोंग विद हिज टीम, टीम में अकाउंटेंट्स होंगे, एक्चुरीज होंगे, मार्केटियर्स होंगे, बिजनेस एनालिस्ट होंगे, बेहतरीन फाइनेंशियल कमांडिंग लोग होंगे। वो अब एएफसी का थॉरोली ओवरव्यू लेंगे, एनालाइज करेंगे, मार्केट में उसकी स्टैंडिंग देखेंगे, सेल्स को आइडेंटिफाई करेंगे, एएफसी के सप्लायर्स को क्रॉस चेक करेंगे, एएफसी के रेगुलर कस्टमर्स जो जो बी टू बी मॉडल पर होगा उनके बिजनेसेस को विजिट करेंगे, एएफसी की ब्रांचेस को विजिट करेंगे, एक एक चीज को थॉरोली इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्शन इसलिए जरूरी है क्योंकि अब लोगों का पैसा इन्वॉल्व होगा कंपनी बनने के बाद।
आप सब ने ये पढ़ा है कि दो टाइप की कंपनीज होती हैं, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये देखिएगा, ये यहां पे लिखा हुआ है एएफसी लिमिटेड कंपनी। ये ऑब्वियसली प्राइवेट सेक्टर बिजनेस है। प्राइवेट सेक्टर मतलब इसका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। गवर्नमेंट डू नॉट ओन दिस बिजनेस, गवर्नमेंट इसे ओन नहीं करता, इसे नॉन गवर्नमेंटल लोग ओन करते हैं, मेरे जैसे लोग जो जिनका गवर्नमेंट से कोई लेना देना नहीं है। अब मैं एएफसी को या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना सकता हूं या पब्लिक लिमिटेड कंपनी बना सकता हूं। ये बात एज अ बिजनेस स्टूडेंट आपको पहले से पता होगी। 101% आप में से सबको ये बात पता होगी कि सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन सेल शेयर टू इट्स नोन वंस, वो सिर्फ अपने जानने वालों को बेचता है, फ्रेंड्स एंड फैमिली को। जबकि पब्लिक लिमिटेड कंपनी, हम जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं, हम जनरल पब्लिक को शेयर्स बेचते हैं और जनरल पब्लिक में किसी को भी शेयर्स बेचते हैं। ये मेजर डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि सर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड नहीं होती, रजिस्टर्ड नहीं होती। पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड होती है। थोड़ी देर में आपको स्टॉक एक्सचेंज की रजिस्ट्रेशन भी समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले अंडरस्टैंड कीजिएगा कि सर अब रजिस्ट्रार साहब जो हैं वो आपकी कंपनी को पूरा एनालाइज करेंगे, आपके बिजनेस को पूरा खंगाल के रख देंगे। उनकी टीम में बड़े बेहतरीन ऑडिटर्स होंगे जो आपके एक एक फाइनेंशियल एलिमेंट का ऑडिट करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे। और मैं आपको एक बात गारंटीड बताऊं, आज पूरी दुनिया में पाकिस्तानी ऑडिटर्स का कोई मुकाबला नहीं, कोई कोई मीटर भी नहीं है पाकिस्तानी ऑडिटर्स का। सर पाकिस्तानी ऑडिटर्स, पाकिस्तानी फाइनेंशियल माइंड्स, दे आर कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड। क्या डिमांड है पाकिस्तानी ऑडिटर्स की भाई! ऐसे जैसे कपड़ा उठा के अब झटक दो तो धूल मिट्टी अलग हो जाती है ना, पाकिस्तानी ऑडिटर्स का माइंड इस तरीके का है, इतना शार्प है कि सर ये 1 मिनट में आपकी कंपनी का, मतलब 1 मिनट से मुराद आपकी कंपनी का ऑडिट करके सारा चिट्टा किट्टा सब एक तरफ कर दें। और रजिस्ट्रार फिर बुलाएगा। अगर अगर लेट सपोज रजिस्ट्रार को लगता है कि मैंने एक फॉल्स वैल्यू दी है और कंपनी की वैल्यू 40 करोड़ नहीं है, बल्कि कंपनी की वैल्यू जो है, लेट सपोज वो बिजनेस एएफसी की वैल्यू रजिस्ट्रार के अकॉर्डिंग 22 करोड़ रुपीस की है, तो रजिस्ट्रार मुझे बुलाएंगे और बिठाएंगे और कहेंगे कि भैया आपने वैल्यू गलत दी थी, हमारे हिसाब से ये वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन पे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, फिर मुझे जस्टिफिकेशन देनी होगी कि वाई आई थिंक 40 करोड़। मेरे पास भी तो फाइनेंस के लोग होंगे, मेरे पास भी तो अकाउंटेंट्स होंगे, मेरे पास भी तो ऑडिटर्स होंगे, या मैंने भी तो कहीं से अपने एएफसी का ऑडिट कराया होगा। तो मैं ऑडिट रिपोर्ट रखूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। फिर रजिस्ट्रार, ये आर्ग्यूमेंट्स होते रहते हैं। शेयर की डिटेल्स, शेयर की डिटेल्स से एक चीज सामने आती है जिसको हम कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। तो ऑथोराइज्ड कैपिटल क्या होता है ये भी आपको दिखा रहा हूं, नोट कीजिएगा, गौर से देखिएगा। व्हाट डू वी मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल, मनी दैट अ लिमिटेड कंपनी में रेस बाय सेलिंग शेयर्स। शेयर्स बेचकर, शेयर्स बेचकर एक कंपनी कितना पैसा रेस कर सकती है, उसे ऑथराइज्ड कैपिटल कहते हैं। ऑथराइज्ड क्यों कहते हैं? सुनो, क्योंकि उसे ऑथराइज किया गया है रजिस्ट्रार की तरफ से। कोई भी कंपनी दुनिया में कभी भी ऑथराइज कैपिटल से ज्यादा फाइनेंस जनरेट
नहीं कर सकती। दिस इज सेट इन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये जो आगे लिखा हुआ है ना, दिस इज ऑलवेज वैल्यूड, इस पे थोड़ी देर में बात करूंगा। ये हमेशा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी जाती है। ऑथराइज कैपिटल, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं आपके सामने कंटिन्यूएशन में जा रहा हूं, कंटिन्यूएशन में जा रहा हूं। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर स्टूडेंट्स का एक सवाल यह भी आता है, सर क्या ऑथराइज कैपिटल चेंज हो सकता है? यस, बिल्कुल चेंज हो सकता है, 100% चेंज हो सकता है। विद द पैसेज ऑफ टाइम कंपनी की परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी तो कंपनी और रजिस्ट्रार को अप्रोच करेगी और कहेगी हमारा रीवैल्यूएशन कराओ। रीवैल्यूएशन, तो रीवैल्यूएशन के थ्रू कंपनी का ऑथराइज कैपिटल चेंज होता है। इस पे भी आगे डिटेल में डिस्कशन होगा। अब नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। रजिस्ट्रार साहब ने बता दिया भाई 22 करोड़ रुपीस की वैल्यूएशन है, मैंने अपने आर्ग्यूमेंट्स रखे। बहरहाल लेट सपोज कहीं जाकर हमारी सेटलमेंट हो गई या हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई या हम अग्री कर गए 35 करोड़ रुपीस पे। अंडरस्टैंड कीजिएगा, हम मैंने भी अग्री कर लिया और रजिस्ट्रार की टीम ने भी अग्री कर लिया कि भैया एएफसी की वर्थ है, वैल्यू है 35 करोड़ रुपीस की। अब मैं रजिस्ट्रार मुझसे पूछेगा कि भाई आप एक शेयर क्या प्राइस रखना चाहते हो? गौर से सुनिएगा। नाउ दिस इज माय कॉल और द पार्टनर्स कॉल और द डायरेक्टर्स जो बनेंगे उनकी कॉल है, उनके ऊपर है। इसमें रजिस्ट्रार का कोई अमल दखल नहीं है। रजिस्ट्रार इस वैल्यू को अपोज नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूं मेरा एक शेयर 1 पैसे का होगा, 1 पैसे का। रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है, 1 पैसे का रख लेते हैं। मैं कह रहा हूं 10 पैसे का एक शेयर होगा, रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है 10 पैसे का रख लेते हैं। मैं कह रहा हूं 1 रुपए का एक शेयर होगा, रजिस्ट्रार कहेगा ओके भाई साहब 1 रुपए का। मैं कहता हूं 1 करोड़ रुपए का एक शेयर होगा, रजिस्ट्रार कहेगा ठीक है भाई रख लो। सुन लीजिएगा, 35 करोड़ रुपीस मैंने रजिस्ट्रार से कहा एक शेयर 1 रुपए का होगा, एक शेयर 1 रुपए का रखेंगे। गौर से देख लीजिएगा, इसको कहते हैं पार वैल्यू। पार वैल्यू, पार वैल्यू इज द वैल्यू ऑफ द शेयर लिस्टेड और रजिस्टर्ड एट एमओए, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में रजिस्ट्रार के पास जिस वैल्यू पे हमने प्राइस को रजिस्टर कराया है उसको पार वैल्यू कहते हैं। पार वैल्यू इज यूज्ड टू वैल्यू ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल, अब इससे यह नजर आया कि एएफसी कैन इशू 35 करोड़ शेयर्स। एएफसी 35 करोड़ शेयर बेच सकती है। अगर ये एक शेयर 50 पैसे का होता तो ये 70 करोड़ शेयर्स हो जाते। अगर ये एक शेयर 1 रुपए के बजाय 10 रुपए का होता तो ये 3.5 करोड़ शेयर्स होते। और जैसे मैंने कहा था रजिस्ट्रार को कि 1 करोड़ रुपए का शेयर रखूं तो फिर ये सिर्फ 35 शेयर्स होते। अंडरस्टैंड कीजिएगा, दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार वैल्यू। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ पार वैल्यू। पार वैल्यू रजिस्ट्रार के पास दी जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, उसके थ्रू कंपनी के मैक्सिमम शेयर सामने आते हैं कि मैक्सिमम शेयर जो कंपनी बेच सकती है वो है 35 करोड़। अब इसकी सिग्निफिकेंस समझ लो, ये कितना इंपॉर्टेंट एलिमेंट है भाई। इस पे बहुत स्ट्रिक्टनेस है, अब हो गई है। क्योंकि पहले फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते थे, कंपनी बना के बड़े बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड्स होते थे।
दुनिया में जो सबसे आखिरी बड़ा स्कैम, सबसे आखिरी बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड लिमिटेड कंपनी से रिगार्डिंग आया सर, वो किंग फिशर्स का आया था, किंग फिशर्स का। जहां पे कंपनी की वैल्यूएशन को मिसट्रीट किया गया और उसकी वैल्यूएशन पता नहीं कैसे एक्सेप्ट करा दी गई, और वो बड़ा फाइनेंशियल फ्रॉड आया था। पता चला कि भैया कंपनी की तो ये वैल्यू नहीं है। ये काम कैसे करते हैं, मैं आज आपको फ्रॉड सिखा रहा हूं, इसलिए नहीं कि आप दूसरे के साथ फ्रॉड करना शुरू कर दें। पता चला घर पे बैठ के जाके बोल रहे हैं, घर पे क्लास के बाद बोल रहे हैं सर हमारे ने तो आज फ्रॉड सिखाया, हमने तो आज फ्रॉड सीखा। भाई फ्रॉड इसलिए सिखा रहा हूं ताकि आप फ्रॉड का शिकार ना हो जाए, ताकि आप फ्रॉड से बच सकें। ठीक है ना? वो आ, हेरा फेरी में, वो फिर हेरा फेरी में कहता है ना, 21 दिन पैसा डबल। हाँ भाई, देखी वे देखा भाई वो सीन याद है किसी को, 21 दिन पैसा डबल? हाँ मेरी अनुराधा। तो आज आपको जरा अनुराधा और लक्ष्मी चिट फंड, आज आपको मेरी अनुराधा और लक्ष्मी चिट फंड का जरा बैकग्राउंड समझा देता हूं। होता क्या है, ये फ्रॉड लगता कैसे है, करते कैसे हैं, ताकि आप फ्रॉड से बच सके। तू समझा? नहीं यार, तू नहीं समझा। चलो भाई, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। भाई मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे लेट सपोज मैंने गुलशन इकबाल में एक घर खरीद लिया। ठीक है? मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने गुलशन इकबाल में लेट सपोज एक घर रेंट पे लिया। ठीक है ना? हाँ बेटा, तुम्हारी अनुराधा ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें बाद में रियलाइज होगा अनुराधा ही ऐसा करती है बेटा। आज रियलाइज नहीं होगा तुम्हें, तुम्हें बाद में रियलाइज होगा अनुराधा ही ऐसे करती है। अच्छा चलो, मैंने लेट सपोज गुलशन इकबाल में एक 400 गज का घर रेंट पे लिया, और उसको पूरा बाहर से बेहतरीन रेनोवेट करवाया, बाहर से एक लग्जरी एक्सटीरियर सेट किया, और एक बड़ा सा जबरदस्त सा 3D डिजिटल बोर्ड डाल दिया, ए एस एंटरप्राइजेस के नाम से। ठीक हो गया? और यहाँ पे लेट सपोज एएस इंटरप्राइजेस की ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोई मेरी ड्राइंग का मजाक मत उड़ाना, खबरदार जो किसी ने मेरे आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का मजाक उड़ाया है, आई एम वेरी सीरियस रिगार्डिंग माय आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। ठीक हो गया ना? ये जी वैगन है, ये जी वैगन बनाई है मैंने। ठीक है? जी वैगन बनाई है, आप देखें कितनी खूबसूरत सी जी वैगन खड़ी हुई है। ठीक है ना सर? डाले भी खड़े हुए हैं, बहरहाल रेंट पे गाड़ियां लेके बाहर खड़ी कर दी। ठीक है ना? ये गार्डों की, दो चार गार्डों की फौज भी बाहर खड़ी हुई है। ठीक है ना? ये 4 गार्ड भी एएस इंटरप्राइजेस के बाहर खड़े हुए हैं। बड़ा एक अट्रैक्टिव सा डिस्प्ले दे दिया एएस इंटरप्राइजेस का, जी वैगन आर। हाँ ये वैसे सही है, जी वैगन आर। राइट। ओके, तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा। तो एएस एंटरप्राइजेस का एक बड़ा जबरदस्त सा डिस्प्ले आ गया, गार्ड्स भी खड़े हुए हैं। ठीक है? अब मैंने है ना 8-10 लोगों को हायर करके ऑफिस के अंदर, मतलब रैंडम काम दिए मैं, तुम ये रिपोर्ट बना दो, ये फाइल ले लो, इसको ऐसे, इसकी समरी बना दो, इसका डाटा कलेक्ट कर लो। लोगों को ऐसी, वो क्या बोलते हैं, लुक बिजी डू नथिंग वाला कर दिया। दुनिया को लग रहा है कि भाई ये तो करोड़ों रुपए का काम है, यहां तो करोड़ों अरबों रुपए का काम होता होगा, क्या गाड़ियां बाहर खड़ी हुई हैं, गन्स वन्स गार्ड्स वार्ड्स, ये वो डिस्प्ले, बड़ा सॉलिड किस्म का डिस्प्ले कर दिया। और लेट सपोज मैं हर रोज जो है वो एक और किसी गाड़ी में आ रहा हूं, सब रेंट पर, सब रेंट पे, रेंटेड कार पर आ रहा हूं, सूट बूट पहन के गार्डों के साथ अंदर जा रहा हूं, काम वाम कर रहा हूं, 2-3 घंटे में वहां से निकल रहा हूं, एक लाइफ स्टाइल दिखा दिया। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान, पाकिस्तान नहीं, ये दुनिया का अलमिया है। मैं पाकिस्तान को, सिर्फ पाकिस्तानियों को नहीं लेकर आऊंगा, इट्स अ ह्यूमन बिहेवियर। वी ऑल वांट टू गेट रिच बाय शॉर्टकट्स, हम सबको शॉर्टकट्स, इजी मनी चाहिए। तो अब मैं, लेट सपोज अंडरस्टैंड कीजिएगा, मैं अपने आसपास तमाम लोगों को बोलूंगा कि भाई देखो, अंडरस्टैंड करना,
अभी तो मैं सोल ट्रेडर हूँ, सोल प्रोप्राइटर हूँ, लेकिन मुझे और फंड्स चाहिए कंपनी बिजनेस बढ़ाने के लिए। और इतना स्कोप है मेरे पास इसमें, मेरे पास बस फंड्स की शॉर्टेज है, और मैं इसको पता नहीं कहाँ एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर सकता हूँ। मैं इसको लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराऊंगा। यू गाइस बाय शेयर्स। देख रहे हो ना मेरा लाइफ स्टाइल, देख रहे हो ना, कंपनी देख रहे हो, बिजनेस देख रहे हो, ये लाइफ स्टाइल आपको भी मिलेगा। मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना, मैं इसको रजिस्ट्रार से रजिस्टर कराऊंगा। अब अंडरस्टैंड करना, मैं रजिस्ट्रार के पास चले गया। मैंने कहा रजिस्ट्रार साहब, एएस इंटरप्राइजेस, प्लीज गौर से देखिएगा। मैं कहा रजिस्ट्रार साहब, एएस इंटरप्राइजेस, इसकी वैल्यू 400 करोड़ रुपए की है। रजिस्ट्रार साहब 400 करोड़ रुपए की है। अब अंडरस्टैंड करना, ये शेयर डिटेल्स पे क्यों इतना प्रॉब्लम होता है, वाई दिस इज सो रेलिवेंट एंड इंपॉर्टेंट। रजिस्ट्रार, लेट सपोज रजिस्ट्रार ने मेरी शक्ल देखी, कहा यार कितना मासूम इंसान है, ये तो अल्लाह का बंदा लग रहा है, नेक इंसान, इसकी तो शक्ल से ही मासूमियत और नूरानियत लटक रही है, टपक रही है, ये झूठ नहीं बोल सकता। लेट सपोज रजिस्ट्रार धोखे में आ गया और रजिस्ट्रार ने साइन कर दिया। गौर से सुनना, कंपनी रजिस्टर हो गई। अब कंपनी 400 करोड़ की तो छोड़ो छोड़ो, 4 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, बिजनेस 4 करोड़ रुपए का भी नहीं है। सब फेक है, सब कुछ फेक है। ये प्रॉपर्टी अपनी नहीं, ये गाड़ियां अपनी नहीं, इंप्लॉइज रियल, किसी कोर पे काम नहीं कर रहे, कस्टमर्स रियल नहीं, सप्लायर्स रियल नहीं, डेटा रियल नहीं। हाँ, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस बात को फोकस कीजिएगा। आपने भी कंपनी में पैसे लगा दिए, एएस एंटरप्राइजेस में, आपने अपने दोस्तों को भी बोला कि यार पैसे लगाओ, मेरे सर की कंपनी है, ये बाप कंपनी है, बड़ी वैल्यूएबल कंपनी है, और क्या फ्यूचरिस्टिक कंपनी है। भाई फ्यूचरिस्टिक, मैं कंपनी बना के 400 करोड़ रुपए रेस करके भाग जाऊंगा, लंदन भाग जाऊंगा, एवन फील्ड में जाके घर लूंगा, अपार्टमेंट बनाऊंगा। फ्रॉड, फ्रॉड हो गया। आप जब यहां पहुंचेंगे ना, आप यहां जहां पहुंचेंगे तो एएस एंटरप्राइजेस का बोर्ड उतरा हुआ होगा, यहां लोग लड़ रहे होंगे, यहां लोग लड़ रहे होंगे, इंप्लॉइज कह रहे होंगे, लोग इंप्लॉइज को पकड़े होंगे कि तुम इनकी कंपनी में जा काम करते थे, इंप्लॉइज कहेंगे हमें भी धोखा दिया, हमें कहा था 1 महीने के अंदर 3 महीने की सैलरी मिलेगी, पिछले 3 महीने की सैलरी नहीं दी हुई हमें। इंप्लॉइज आपस में लड़ रहे होंगे। मालिक, जो ये जो मालिक के मकान है, ये कहेगा यार 2 महीने का तो रेंट दिया था, उसके बाद 6 महीने का चेक दिया, वो 6 महीने का चेक बाउंस हो गया। ये गाड़ियों वाले यहां खड़े हुए होंगे, सिक्योरिटी वाले खड़े हुए होंगे, सबके साथ फ्रॉड हो गया। और अब अंडरस्टैंड करना, अब अंडरस्टैंड करना, ये फ्रॉड पॉसिबल हुआ रजिस्ट्रार की वजह से। तो रजिस्ट्रार फिर दुनिया भर में डिफरेंट कंट्रीज ने मिलके, क्योंकि इसमें इसमें ना, ये नहीं है कि फ्रॉड पाकिस्तान में हुआ, अंडरस्टैंड करना इस बात को। और 400 करोड़ रुपए इंटरनेशनली कुछ भी नहीं है, इट्स 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 पीनट्स, इट्स नथिंग। फ्रॉड होते हैं, खरबों रुपए के फ्रॉड होते हैं सर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स में फ्रॉड होते थे दुनिया में। तो फिर उसमें ये सामने आया कि यार ये फ्रॉड सिर्फ पाकिस्तान में थोड़ी हो रहा है, फ्रॉड तो पूरी दुनिया में हो रहा है। और मसला ये है कि पूरी दुनिया के पैसे उधर लगे हुए हैं, मतलब ठीक ठाक लोगों का फंड लगा हुआ है। अगर मिसाल के तौर पे जैसे किंग फिशर का हुआ था, 40,000 करोड़ रुपए का फ्रॉड, इंडियन करोड़, 40,000 करोड़ इंडियन रुपीस का फ्रॉड सामने आया था। तो सर वो सिर्फ इंडिया के पैसे थोड़ी होंगे, वो सिर्फ इंडियंस के पैसे थोड़ी होंगे, उसमें तो दुनिया ने पैसे लगाए हुए होंगे। यूएई में रहने वालों ने भी पैसे लगाए होंगे, पाकिस्तानियों ने भी पैसे लगाए हुए होंगे। वेस्ट इंडीज में वो किंग फिशर्स ऑपरेट करता था, वेस्ट इंडीज में के पैसे के लोगों के पैसे लगे हुए होंगे, यूएस के, यूरोप के काफी लोगों के पैसे लगे हुए होंगे ऐसी कंपनी के अंदर। तो फिर दुनिया भर की कंट्रीज ने मिलकर कुछ सर्टेन रूल्स बनाए, रेगुलेशंस बनाए, जो रजिस्ट्रार को अकाउंटेबल बनाते हैं, और इसके खिलाफ फिर सीवियर सीवियर पनिशमेंट्स फाइल हुई, और फिर उसके बाद फ्रॉड्स रुकना शुरू हुए। तो ये रजिस्ट्रार की गलती थी।
रजिस्ट्रार को चाहिए था अपनी टीम के साथ पूरा छापा मारता है एस एंटरप्राइजेस पे, पूरा खंगालता और कहता भाई 400 करोड़, 400 रुपए की भी कंपनी नहीं है तुम्हारी, सब तो रेंट पर है और ऑथेंटिसिटी तो है ही नहीं। तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, इस तरीके से रजिस्ट्रार की इंपॉर्टेंस इन द फॉर्मेशन ऑफ अ लिमिटेड कंपनी बहुत वैल्यूएबल हो जाती है, बहुत वैल्यूएबल हो जाती है। तो आई होप कि आज आप लोगों को काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, नई चीजें पता चली होंगी। बहरहाल मूविंग ऑन, आगे चलते हैं। एएफसी की वैल्यू 35 करोड़ रुपीस पे सेट हो गई। 35 करोड़ शेयर्स एएफसी सेल कर सकती है, जनरल पब्लिक को इशू कर सकती है। नोट कीजिएगा, रजिस्ट्रार ने हमारे बिजनेस के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े, हमने बताया रजिस्ट्रार साहब को कि क्या विजन है, क्या मिशन है, क्यों आए हैं एएफसी में, क्या सोचकर आए हैं, आगे का क्या टारगेट है, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल बनना है नहीं बनना, पाकिस्तान की मार्केट में और क्या हलचल मचानी है, रजिस्ट्रार को बताया। रजिस्ट्रार एक दफा तसल्ली हो गई, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन रजिस्ट्रार और हम दोनों साइन कर देंगे। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया साइड में, अभी कंपनी नहीं फॉर्म हुई है। अब रजिस्ट्रार देगा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कहेगा समाना साहब अब जरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइन करें, एओए। यहां रजिस्ट्रार दो चीजें मांग रहा है हमसे, दो बड़ी इंफॉर्मेशन मांग रहा है। पहली, इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल। इंटरनल वर्किंग एंड कंट्रोल के एएफसी कौन चलाएगा, क्योंकि शेयर होल्डर्स नहीं चला सकते। ये बात मैंने लास्ट टाइम भी आप लोगों को एंग्रो के एक शेयर के सूरत में बताई थी, जिसमें आप लोगों ने ये जवाब दिया था कि सर आप गरीब, आपने एक शेयर खरीदा है। और मैंने उस वक्त भी बोला था कि एक नहीं, मैं 1 करोड़ शेयर भी खरीद लूं तभी मैं एंग्रो नहीं चला सकता। शेयर होल्डर कैन नॉट रन एन ऑर्गेनाइजेशन डायरेक्टली, उनके पास इनडायरेक्ट कंट्रोल होता है थ्रू वोटिंग राइट्स। तो यहां पर मैं रजिस्ट्रार को खुद बताऊंगा कि मैं तो एएफसी का ओनर हूं, या बाकी लोग अब ओनर बनेंगे, लेकिन चलाने वाले ये लोग होंगे, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और ये इंटरनल मैनेजमेंट होगी बीओडी के अंडर। असिस्टेंट लेट सपोज असिस्टेंट डायरेक्टर्स आ गए, उनके नीचे लेट सपोज टॉप मैनेजर्स आ गए, या डिपार्टमेंटल हेड्स आ गए, उनके नीचे असिस्टेंट मैनेजर्स आ गए, फिर मिडल मैनेजर्स आ गए, सुपरवाइजर्स आ गए, क्लैरिकल स्टाफ आ गया, लाइन वर्कर्स, क्लैरिकल स्टाफ, डोमेस्टिक स्टाफ आ गया। तो सर सारी चीजें हम यहां पे बताएंगे आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में कि हाउ द ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स, हु इज ओवरऑल इन द पोजीशन ऑफ कमांड एंड कंट्रोल। फिर रजिस्ट्रार को यहां एनुअल जनरल मीटिंग की डिटेल्स बताएंगे, एजीएम। व्हाट इज एनुअल जनरल मीटिंग? एनुअल जनरल मीटिंग लिमिटेड कंपनी, चाहे वो प्राइवेट लिमिटेड हो या पब्लिक लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी पे तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को है ना, अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को फिर थोड़ा सा मार्जिन मिल जाता है रजिस्ट्रार की तरफ से भी और गवर्नमेंट की तरफ से भी। क्यों? क्योंकि वो घर घर में ही होती है, आमतौर पे फ्रेंड्स एंड फैमिली, उसमें बहुत ज्यादा पब्लिक, डाइवर्सिफाइड पब्लिक नहीं होती। लेकिन पब्लिक लिमिटेड कंपनी में तो मार्स में बैठा हुआ बंदा भी शेयर खरीद ले, जो जो स्पेस पे गए हुए हैं, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट्स, मार्स पे बैठा एस्ट्रोनॉट भी अगर उसके बाद वहां पे इंटरनेट की एक्सेस मिल गई, वो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी में शेयर खरीद सकता है सर। तो एनुअल जनरल मीटिंग में की डिटेल्स में क्या होता है, रजिस्ट्रार को बताया जाता है कि इस दिन या इस टाइम फ्रेम में हमारी कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होगी, वेयर द बीओडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड द मैनेजमेंट वुड बी ब्रीफिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी टू द स्टेक होल्डर। सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं, यहां अच्छा यहां पर एक मिसकंसेप्शन है, यहां पर एक मिसकंसेप्शन है कि एनुअल जनरल मीटिंग में सिर्फ शेयर होल्डर्स को बुलाया जाता है। दैट इज नॉट ट्रू। स्टेक होल्डर्स, मेजर स्टेक होल्डर्स को भी बुलाया जा सकता है, आपके सप्लायर्स को भी बुलाया जा सकता है, जो मेजर सप्लायर्स हैं जिनका काफी इंटरेस्ट है कंपनी में, एनुअल जनरल मीटिंग में आप उन्हें भी कॉल आउट कर सकते हैं। लेकिन शेयर होल्डर्स को ज्यादातर ऑफर की जाती है, और शेयर होल्डर्स आते हैं, तमाम शेयर होल्डर आते हैं, एवरी सिंगल शेयर होल्डर, उसको ईमेल आती है एनुअल जनरल मीटिंग की। जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट है उसको ईमेल आएगी कंपनी की तरफ से कि आप इनवाइटेड हैं हमारी एनुअल जनरल मीटिंग में। अब एनुअल जनरल मीटिंग में की डिटेल्स आपने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में दे दी। नोट कीजिएगा, रजिस्ट्रार एक दफा फिर आपको कहेगा कि मैं ये डॉक्यूमेंट पढ़ूंगा, आप जाएं,
तसल्ली से जब वो डॉक्यूमेंट पढ़ेगा उसको लगेगा कि हाँ, एओए आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की इंफॉर्मेशन ठीक है, रजिस्ट्रार साइन कर देगा, आप भी साइन कर देंगे। अब गौर से सुनिएगा, अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन भी फाइल हो गया, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी फाइल हो गया। ये पढ़ो, ये क्या लिखा है, रजिस्ट्रार will issue an incorporation certificate. Incorporation certificate means a limited liability company, LLC. अब आप एलएलसी बन गए, अब आप लिमिटेड लाइबिलिटी बिजनेस बन गए, एलएलसी बन गए, इनकॉर्पोरेटेड हो गए। मतलब अमार समाना की आइडेंटिटी अलग है और एएफसी की आइडेंटिटी अब अलग है। एएफसी की अब कानून में, बुक्स में, गवर्नमेंट की बुक्स में बाकायदा अपनी एक खुद की पहचान है। अब अगर अब अगर वो फायर इंसिडेंट होता है और मैं जब सोल ट्रेडर था, मैं तो अब्रॉड बैठा हुआ था, पाकिस्तान में तो था ही नहीं, अब्रॉड बैठा हुआ था। अब अगर लेट सपोज मैं उस ब्रांच के करीब हूं, मैं ओनर हूं, सबसे बड़ा शेयर होल्डर हूं एएफसी का, लेकिन एएफसी लिमिटेड कंपनी है, मैं नहीं चलाता एएफसी, मैनेजमेंट चलाती है। मैं पाकिस्तान में क्या, मैं उस ब्रांच के बिल्कुल 1 किलोमीटर के करीब में ही हूं, और वो इंसिडेंट हो जाए, तब भी कोई लॉ एजेंसी मुझे नहीं पकड़ेगी, क्योंकि मेरी आइडेंटिटी और बिजनेस की आइडेंटिटी डिफरेंट है। यहां पे स्टूडेंट्स का सवाल आता है, सर फिर किसको पकड़ा जाएगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो सर रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द मैनेजमेंट, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट, वो पकड़े जाएंगे, वो जाएंगे प्रोसिक्यूशन के सामने, उनके सामने सारा केस ओपन होगा। तो सर लिमिटेड कंपनी, एक जब लिमिटेड कंपनी बन गई तो अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब सवाल स्टूडेंट्स का ये आ जाता है, सवाल स्टूडेंट्स का ये आ जाता है कि सर आपने एक कंपनी बनाई, अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, आपने एक कंपनी बनाई और आपने अपनी कंपनी में इतनी मेहनत की, एक बिजनेस बनाया, आपने बिजनेस बनाया, एएफसी को 0 से 15 ब्रांचेस तक लेकर आए, उसके बाद आप इसे लिमिटेड कंपनी के तौर पे रजिस्टर करा रहे हैं, और सर लिमिटेड कंपनी रजिस्टर होते ही आपके हाथ से कमांड एंड कंट्रोल चले गया, कमांड एंड कंट्रोलिंग पावर आपके साथ पास से चली गई। तो सर आपको आपको क्या फायदा हुआ फिर लिमिटेड कंपनी बनाने का, या आप क्यों अपने हाथ से कमांड एंड कंट्रोल ट्रांसफर करेंगे, या सवाल ये आ जाता है कि आपके पास क्या बचा? तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, लिमिटेड कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स, ठीक है ना, उनके पास एक पावर होती है, वोटिंग राइट्स, वोटिंग राइट्स। अब अगर मिसाल के तौर पे फॉर एग्जांपल लेट सपोज अंडरस्टैंड कीजिएगा, चलो आज आप लोगों को थोड़ा सा शेयर ओनरशिप इस एग्जाम्पल के थ्रू, इस एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको ऑथराइज कैपिटल कैसे बढ़ सकता है वो भी सिखाऊंगा, ओनरशिप डाइल्यूट कैसे होती है वो भी बताऊंगा, और ओनरशिप डाइल्यूट होने से क्या होगा वो भी समझा देता हूं इस एक एग्जाम्पल के थ्रू। अंडरस्टैंड कीजिएगा भाई, लेट सपोज 1 जनवरी, नोट कीजिएगा, 1 जनवरी, 1 जनवरी 2025 को एएफसी सेटअप हुई 35 करोड़ रुपीस के ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ, ऑथराइज्ड कैपिटल के साथ। अंडरस्टैंड कीजिएगा कि ये कंपनी की वैल्यू है और कंपनी इतना पैसा रेस कर सकती है। ऑथराइज कैपिटल और इश्यूड कैपिटल में एक फर्क होता है, ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल में एक फर्क होता है। चलो पहले आपको जरा इशूड कैपिटल की डिस्क्रिप्शन भी दिखा दूं। इशूड कैपिटल, अमाउंट ऑफ मनी दैट हैज बीन रेस्ड सो फार बाय सेलिंग शेयर्स, दिस may be equal to authorized but may never be more than authorized.
ऑथराइज कैपिटल मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम इशूड कैपिटल, ऑथराइज में से करंटली कितना इशू किया हुआ है, ये मैं आपको यहां पे 101% गारंटीड बता दूं कि बहुत रेयरली कंपनीज अपने ऑथराइज कैपिटल और इशूड कैपिटल को ऑथराइज कैपिटल तक ले जाती हैं, बहुत रेयरली। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनमें उनमें कैपेसिटी होती है, वो अपने शेयर्स अपने हाथ में रख लेते हैं और इतना ज्यादा शेयर, बहुत ज्यादा शेयर्स इशू नहीं करते। मतलब हमेशा आपको इसमें गैप नजर आएगा अच्छी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस में। जो छोटी ऑर्गेनाइजेशंस होंगी, जिनमें पोटेंशियल नहीं होगी, जिनकी फाइनेंशियल लिमिटेशन होगी, वो अपना शायद पूरा कैपिटल रेस कर लें, फिर उनकी लिमिट खत्म हो गई, फिर उनकी लिमिट खत्म हो गई। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनके पास हमेशा ये पावर होती है, ये उनके दे हैव दिस कैपेसिटी इन हैंड कि वो अपने हाथ में शेयर्स रखते हैं और हर शेयर इशू नहीं कर देते, वो अपनी मैक्सिमम लिमिट तक नहीं पहुंचते। अच्छा, ये कैसे हो सकता है, ये भी आपको दिखा रहा हूं, समझा रहा हूं, नोट कीजिएगा। अब सर 1 जनवरी 2025 को जब ऑथोराइज कैपिटल के साथ 35 करोड़ रुपीस के साथ कंपनी रजिस्टर हुई, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा इस वक्त इसका वाहिद एक ही शेयर होल्डर है और वो है मैं। वाहिद एक अलिफ शेयर होल्डर वो हूं मैं। और अंडरस्टैंड कीजिएगा, हो सकता है मैंने कंपनी में 25 CR इन्वेस्ट किए हुए हैं। नोट कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, इस वक्त कंपनी में मेरी 100% ओनरशिप है, 100%। कंपनी का इशूड कैपिटल है 25 CR और ये पूरा 25 करोड़ मैंने ही लगाया हुआ है। लेट सपोज ये पूरी मेरी इन्वेस्टमेंट है, आई हैव इन्वेस्टेड 25 करोड़ रुपीस। मेरे पास 25 करोड़ रुपीस के शेयर्स हैं इस कंपनी के, मेरी ओनरशिप है, गौर से देखिएगा, मेरी ओनरशिप है 100%। यहां पे एएस लिख रहा हूं और मैंने 25 CR लगाए हुए हैं, ठीक है ना। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा, अभी कंपनी के पास 10 करोड़ रुपए इन हैंड अवेलेबल है, 10 करोड़ रुपीस के शेयर्स कंपनी की मैनेजमेंट के पास अवेलेबल है, एएफसी के पास इन हैंड है। वो आगे मैनेजमेंट को जब जरूरत पड़ सकती है उन पैसों की, किसी पैसों की, तो मैनेजमेंट ये शेयर्स बेच के पैसा रेस कर सकती है। रजिस्ट्रार ने लिमिट बता दी है 35 करोड़ रुपीस की। ओनरशिप हमेशा इशूड कैपिटल से टेस्ट की जाती है, हमेशा, कभी भी ऑथोराइज कैपिटल से टेस्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि ऑथोराइज्ड है, अभी बेचा थोड़ी है, अभी कंपनी ने इशू थोड़ी किया। इशू के साथ देखते हैं, इशूड कैपिटल से कंपेयर करते हैं कि आपकी ओनरशिप कितनी है। अब अंडरस्टैंड करना, फोकस कीजिएगा, अटेंशन लीजिएगा। सर लेट सपोज 15 अगस्त 2025 कंपनी का ऑथोराइज कैपिटल अभी भी 35 करोड़ का है। कंपनी ने मार्केट में 5 करोड़ रुपए और इशू किए, कंपनी का ऑथराइज कैपिटल हो गया 30 CR। मैंने एक्स्ट्रा वो 5 करोड़ शेयर्स में से कुछ भी नहीं खरीदा, मैंने कहा लेट इट बी, ये आप बेचो, जिसको भी बेचना है बेचो। 5 CR कंपनी ने और रेस किए, पैसा रेस किया, लेकिन मेरी ओनरशिप डाइल्यूट होके 83.33% हो गई। इसका मतलब सुन लीजिएगा, मैं अभी भी कंपनी में 83.33% का वोटिंग पावर रखता हूं, वोटिंग राइट्स रखता हूं। अगर मुझे डायरेक्टर्स को हटाना हो तो मैं सिर्फ एक कॉल दूंगा, शेयर होल्डर्स बाकी इंटरेस्टेड हो या ना हो, बाकी शेयर होल्डर्स मिला के उनको पता है कि उनके पास ज्यादा पावर नहीं है, दे आर जस्ट 16.66% ओनर, तो मेजॉरिटी मेरे पास है, आई एम द अल्टीमेट डिसीजन मेकर, वोटिंग में मैं जीत जाऊंगा।
और मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को हटा भी सकता हूं, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एक्सटेंड भी कर सकता हूं। ये मेरे ऊपर है, कमांड मेरे पास है। इसको कहते हैं कीपिंग द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का कंट्रोल मेरे पास है, डे टू डे कंट्रोल नहीं, ओनरशिप कंट्रोल मेरे पास है। ठीक हो गया? अब अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। लेट सपोज 18 दिसंबर 2025 कंपनी ने रजिस्ट्रार्स को, ऑलरेडी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को ये बता दिया था, लिस्ट कर दिया था, डायरेक्टर्स ने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई हमने इस साल 2025 में रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं प्रॉफिट्स के। और जरा स्टेटमेंट्स देखो और काम तो देखो। 15 ब्रांच थी 1 जनवरी को, एक साल के अंदर 15 और ब्रांचेस ओपन कर दी हैं, 30 ब्रांचेस पर आ गए। हामिद, हमजा, साद, सईद, शायान, अनस, जरा मुझे ये बताएं, क्या कंपनी की वैल्यू चेंज होगी? साल के दौरान, एक साल के अंदर 15 नई ब्रांचेस लेकर आ गए और हैवी एबनॉर्मल प्रॉफिट रिकॉर्ड कर दिया। क्या कंपनी की वैल्यू चेंज होगी? क्या बिजनेस की वर्थ चेंज होगी? यस प्लीज, यस प्लीज। तो डायरेक्टर्स डायरेक्टर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन लिखेंगे कि एएफसी को रीवैल्यू करो। अच्छा, उसकी कॉस्ट होती है भाई रीवैल्यूएशन। रजिस्ट्रार रजिस्ट्रार आपके लिए थोड़ी बैठा हुआ है, रजिस्ट्रार फीस लेगा इसकी, ठीक ठाक फीस होती है। द बिगर द कंपनी, द बिगर द रीवैल्यूएशन फीसेस। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, मान लेते हैं कि भाई सब चीजें हो गई, जो भी इश्यूज थे सारी चीजें, अब हमारा सामान इन्वॉल्व नहीं है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रजिस्ट्रार, टीम ऑफ रजिस्ट्रार, या आमने सामने बैठे, डील हो गई, जो भी सेटलमेंट हुई, कंपनी की ऑथराइज्ड वैल्यू हो गई 50 करोड़। तो अब आप देखिएगा, जो शेयर 35 करोड़ बेच सकते थे, अब 35 के बजाय 50 करोड़ शेयर बेच सकते हैं। लेकिन पार वैल्यू 1 रुपया ही रहेगी, पार वैल्यू चेंज नहीं होगी, पार वैल्यू 1 रुपया ही रहेगी, ये चेंज नहीं होगी। अब अंडरस्टैंड कीजिएगा, फोकस कीजिएगा। कंपनी ने अभी भी उसमें से 30 ही इशू किया हुआ है और मैंने 25 खरीदा हुआ है। मैं अभी भी कंपनी में 83.33% का ओनर हूं। कंपनी ने डिसाइड किया 25 दिसंबर को कि अब 15 करोड़ के शेयर्स और इशू करेंगे हम। कंपनी ने 15 करोड़ शेयर्स और इशू किए। इशूड कैपिटल नाउ राइजिंग टू 45 करोड़। अभी भी गैप है 5 करोड़ का। लेट्स सपोज मैंने डिसाइड किया कि यार एक काम करता हूं, इस एडिशनल 15 करोड़ में से, जो ये 15 करोड़ रेस कर रहे हैं, इसमें से मैं 5 करोड़ के शेयर्स मैं खरीद लेता हूं, बाकी 10 करोड़ के शेयर्स आप किसी और को बेच दो। मेरी ओनरशिप 30 करोड़ की हो गई, मेरी इन्वेस्टमेंट 30 करोड़ की हो गई। दैट मींस अब मैं कंपनी में अभी भी 66.66% का ओनर हूं। लेकिन आप देख रहे हो 100% से 66.66 तक आ गया हूं एक साल के अंदर। दिस इज हाउ ओनरशिप डाइल्यूट्स, इस तरीके से ओनरशिप डाइल्यूट होती है। आज मार्क जकरबर्ग फेसबुक का सिर्फ 1.19% ओनर है, 1.19%। अच्छा, मजे की बात, 1.19% भी बिलियंस में जा रहा है, बिलियंस में। वो 1.19% भी बिलियंस में जा रहा है सर। लेकिन वो एक एक वक्त 50% पार्टनर था फेसबुक का, आज 1.19% का ओनर है। स्टिल सबसे बड़ा ओनर, स्टिल सबसे बड़ा ओनर, सिंगल ओनर। बाकी इंस्टीट्यूशंस अलग होंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एज एन इंस्टीट्यूशंस तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होंगी। एज अ सिंगल एंटिटी ओनर आज भी वो सबसे बड़ा ओनर है फेसबुक का, बट स्टैंडिंग एट 1.19%। तो सर,
ये इस तरीके से कंपनी का ऑथराइज कैपिटल बढ़ता है, कंपनी का इशूड कैपिटल बढ़ता है, और ओनर्स की, ओरिजिनल ओनर्स की शेयर्स, ओनरशिप डाइल्यूट होना शुरू हो जाती है। तो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर, आप लोगों को ये बहुत अच्छे से सारी चीजें समझ आ रही होंगी। अब मूविंग ऑन, आगे चलते हैं, फोकस कीजिएगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा। सर, दो टाइप के शेयर्स होते हैं, कंपनी दो टाइप के शेयर्स बेच सकती हैं। नोट कीजिएगा, टू टाइप्स ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन सेल। सर, एक होता है ऑर्डिनरी शेयर और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर। ये बहुत फेमस हैं, जिन्होंने लिमिटेड कंपनी पहले पढ़ी हुई है, और भले उन्होंने कितने टाइम पहले भी पढ़ी हो, उनको ऑर्डिनरी और प्रेफरेंस का नाम याद रहता है कि जी सर ये दो शेयर्स होते हैं। सवाल ये कि सर दोनों शेयर्स में फर्क क्या है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द टू शेयर्स। तो चले डिफरेंसेस आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ऑर्डिनरी शेयर्स, दे आर एक्चुअल और रियल ओनर्स। ये आपकी कंपनी के एक्चुअल ओनर्स होते हैं। अगर मैंने किसी कंपनी का ऑर्डिनरी शेयर खरीदा है, ऑर्डिनरी, तो मैं उस कंपनी का रियल ओनर हूं। अंडरस्टैंड कीजिएगा, एक सवाल पूछता हूं, हामिद, हमजा, साद, सईद, शायान, अनस, जल्दी से जवाब दीजिएगा। एएफसी किसने फाउंड की? हु इज द फाउंडर ऑफ एएफसी? वॉज आई द, चलो ये जवाब दे दो, वॉज आई द फाउंडर ऑफ एएफसी? वॉज आई द फाउंडर ऑफ एएफसी? वॉज आई द एक्चुअल ओनर ऑफ एएफसी? वॉज आई द एक्चुअल ओनर ऑफ एएफसी? सुन लो, अगर आप एएफसी का ऑर्डिनरी शेयर खरीदते हो, अगर आप एएफसी का ऑर्डिनरी शेयर खरीदते हो, तो मेरे राइट्स और आपके राइट्स में कोई फर्क नहीं है। आप भी मेरी तरह रियल ओनर हो कंपनी के, फाउंडिंग ओनर नहीं हो लेकिन रियल ओनर हो। अब परसेंटेज का फर्क होगा, मेरे और आपके परसेंटेज का फर्क होगा बस। मेरे पास ज्यादा परसेंटेज होंगे तो राइट्स का परसेंटेज ज्यादा होगा, वोटिंग राइट का परसेंटेज ज्यादा होगा, डिविडेंड राइट का परसेंटेज ज्यादा होगा। आपके और मेरे ओनरशिप राइट्स में कोई फर्क नहीं है, आप रियल ओनर हो। लेकिन सर, जो प्रेफरेंस शेयर खरीदता है वो एक तरीके का स्लीपिंग इन्वेस्टर होता है, साइलेंट इन्वेस्टर। उसके पास, प्रेफरेंस शेयर के पास वोटिंग राइट्स नहीं होते, वोटिंग राइट्स नहीं होते। ये ऐसा बंदा है कि जिसने आगे सिर्फ कंपनी को पैसा दिया और सो गया, और उसको बस फिक्स एक रिटर्न मिल रहा है। होल कंपनी बिलोंग्स टू दैम, पूरी कंपनी एएफसी पूरी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स की होगी। तमाम रिजर्व्स इनको बिलोंग करते हैं। ओनली देयर इन्वेस्टमेंट्स बिलोंग टू दैम। प्रेफरेंस शेयर्स की सिर्फ इन्वेस्टमेंट उनकी अपनी होती है, बाकी कंपनी में उनका कोई हिस्सा नहीं होता। अगर कभी किसी केस में कंपनी वाइंड अप हो रही हो, कंपनी बंद हो रही हो, तो उनको सिर्फ उनकी इन्वेस्टमेंट मिलेगी। शेयर, ऑर्डिनरी शेयर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट से बियॉन्ड भी मिल सकता है। अगर कंपनी मुनाफे में बंद हुई, अगर कंपनी अच्छे पैसों में बिक गई, तो ऑर्डिनरी शेयर्स को उनकी इन्वेस्टमेंट से ऊपर पैसे मिल सकते हैं। गेट्स डिविडेंड्स आफ्टर प्रेफरेंस, गेट्स डिविडेंड्स बिफोर ऑर्डिनरी। प्रेफरेंस, नाम से पता चल रहा है प्रेफरेंस, इनको किस चीज में प्रेफरेंस मिल रही है? डिविडेंड्स में प्रेफरेंस मिल रही है। इनको डिविडेंड पहले मिलता है, इनको डिविडेंड पहले मिलता है, ऑर्डिनरी को डिविडेंड बाद में मिलता है। तो ऑर्डिनरी को प्रेफरेंस के बाद डिविडेंड मिलेगा, प्रेफरेंस को ऑर्डिनरी से पहले डिविडेंड मिलेगा। बस ये प्रेफरेंस है इनकी। प्रेफरेंस शेयर, दे आर गिवन प्रेफरेंस एट द टाइम ऑफ डिविडेंड, पहले इनको मिलेगा। और अगर ऐसी सिचुएशन में आ गई कंपनी कि कंपनी या तो सिर्फ प्रेफरेंस को डिविडेंड दे सकती है या सिर्फ ऑर्डिनरी को दे सकती है, दोनों को नहीं दे सकती, तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, प्रेफरेंस को डिविडेंड मिल जाएगा, ऑर्डिनरी को नहीं मिलेगा। आगे, प्रेफरेंस का डिविडेंड रेट फिक्स्ड होता है, फिक्स्ड। अगर 1% तो सारी जिंदगी 1%, 5% तो सारी जिंदगी 5%, 8% सारी जिंदगी 8%। अब कंपनी अच्छा करे बुरा करे, कंपनी का साल बहुत रिमार्केबल रहा या कंपनी का साल फाइनेंशियली बहुत पथेटिक रहा, इनका डिविडेंड रेट फिक्स्ड है, कोई चेंजेस नहीं आई। ऑर्डिनरी, उनका फिक्स नहीं है, वेरिएबल है। उनको कंपनी परफॉर्मेंस के हिसाब से डिविडेंड देती है। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हो गई
तो उनका डिविडेंड 25% तक अनाउंस कर देंगे, 25% तक डिविडेंड अनाउंस कर देंगे, 40% तक डिविडेंड अनाउंस कर देंगे। पथेटिक परफॉर्मेंस 1%, 2%, और मे बी नो डिविडेंड। वेरिएबल है सर, नो डिविडेंड। सर प्रेफरेंस हैव नो वोटिंग पावर, ऑर्डिनरी हैव वोटिंग पावर, ऑर्डिनरी हैव वोटिंग पावर। तो आप देखें ये डिफरेंस है ऑर्डिनरी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स का। सो आई होप दैट आप लोगों को शेयर समझ आ गए होंगे। एक आखिरी चीज आज की क्लास की, एक आखिरी चीज कि सर ये कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर नहीं होती, पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर होती है। तो सर ये रजिस्ट्रेशन कैसे होती है स्टॉक एक्सचेंज पे, क्या इसके लिए भी कुछ करना पड़ता है? यस, एक दफा आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा अपनी कंपनी को फॉर्म करने के लिए। अब आप वो कंपनी प्राइवेट लिमिटेड फॉर्म करो या पब्लिक लिमिटेड फॉर्म करो, वो फॉर कंपनी की फॉर्मेशन के लिए आपको रजिस्ट्रार के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराया है रजिस्ट्रार के पास, तो रजिस्ट्रार आपको कहेगा, या आप रजिस्ट्रार आपको नहीं भी कहेगा तब भी आपको ये बात पता होगी कि वंस यू हैव द इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, अब आप जाओगे स्टॉक एक्सचेंज, बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, SECP, SECP। ये भी गवर्नमेंट की बॉडी है, ये भी गवर्नमेंट की बॉडी है जो स्टॉक एक्सचेंज को मॉनिटर कर रही है, हैंडल कर रही है, लुक आफ्टर कर रही है, और स्टॉक एक्सचेंज को कंट्रोल कर रही है, कंट्रोल नहीं लुक आफ्टर कर रही है, गवर्न कर रही है। दिस इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज, SECP, स्टॉक एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान। तो वहां पे जाके आपको स्टॉक एक्सचेंज के डॉक्यूमेंट साइन करने पड़ेंगे, आप वहां पे इंफॉर्मेशन दोगे, और फिर आप जब एक दफा वो SECP का डॉक्यूमेंट आपका सबमिट हो गया, फाइल हो गया, एक्सेप्ट हो गया, तो आप नाउ यू आर रजिस्टर्ड एट स्टॉक एक्सचेंज। Now your shares would be available to the general public and anyone from across the world can buy your share. मुझे बताएं, is this clear?